अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं खिजर हयात और आज हम बात करेंगे कि पाकिस्तान और भारत में सुसाइड्स या फिर खुदकुशी की सबसे बुनियादी वजह क्या है। जब हम घरेलू नाचाकी की बात करते हैं तो इससे मुराद ये होता है कि एक घर में मौजूद मियाँ बीवी या फिर हस्बैंड वाइफ के दरमियान किसी तर्ज का कोई तनाज़ा होता है। ये तनाज़ा इस कदर भी शदीद नौयत का नहीं होता कि इस तनाज़े की वजह से इंसान अपनी जान दे दे। बहरहाल ताल्लुक या फिर रिलेशनशिप एक ऐसी चीज है जिसके बारे में अगर बात की जाए तो ये दो तरफा होता है। किसी भी इंसान के लिए सबसे अहम ये होता है कि उसके इर्द गिर्द का समाज उसके साथ मजबूत और मरबूत ताल्लुक कायम करे। हम ताल्लुक को इस सूरत में भी लेते हैं कि दो अफराद या फिर एक कम्युनिटी के अंदर रहने वाले दो ग्रोह या फिर दो मुख्तलिफ जेंडर्स के दरमियान कमिटमेंट का नाम ताल्लुक है। कमिटमेंट से मुराद ये होता है कि वफादारी या फिर एक दूसरे पर मुकम्मल भरोसा होना, यानी कि ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें हम ये कह सकते हैं कि रिलेशनशिप बुनियादी तौर पर दो अफराद की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है या फिर ये एक संजीदा नौयत की कमिटमेंट होती है जिसके अंदर रहते हुए दो अफराद आपस में बराह रास्त और बिलवास्ता तौर पर एक दूसरे के लिए अपनी जिंदगी बसर करते हैं। अगर हम इस नुक्ते को सामने रखते हुए इंडिया की आयशा की खुदकुशी की वीडियो जो कि गुज़श्ता दिनों सोशल मीडिया पे वायरल हुई थी, इसको खोलने की कोशिश करें तो ये इंतहाई भयानक सूरत हाल बनती है। अगर देखा जाए तो आयशा अपनी वायरल वीडियो में खुदकुशी से पहले ये कहती हैं कि उनके साथ की गई कमिटमेंट यानी कि उनके हस्बैंड उनके साथ बराह रास्त एक ताल्लुक लेकर आगे नहीं चल रहे। या फिर इसको इस तरह बयान किया जा सकता है कि आयशा नामी लड़की कहना ये चाह रही हैं कि उनके हस्बैंड्स उनके साथ कमिटमेंट पर पूरा नहीं उतर रहे। पाकिस्तान और भारत का मसला यह है कि इनमें जब शादियां की जाती हैं तो इनमें सबसे बड़ा समाजी बुरान ये होता है कि ख्वातीन और मर्दों यानी कि मेल जेंडर और फीमेल जेंडर की जानब से बाकायदा तौर पर कुछ ऐसे रस्म व रवाज तय कर लिए जाते हैं जिसकी वजह से एक समाजी ताल्लुक के साथ साथ इंसान की माशियात को भी सख्त नुकसान पहुंचता है। हम तलकात को हमेशा कमिटमेंट की नजर से देखते हैं। एक तरफा ताल्लुक का होना या एक तरफा ताल्लुक का ना होना, ये दोनों सूरतों में किसी तर्ज के कोई मायने नहीं रखता। आयशा नामी लड़की ने अपनी वीडियो में ये कहा है कि उनके घर वालों को उनकी वजह से परेशानियां थीं। मसला ये था कि आरफ नामी लड़का जिससे उसकी शादी हुई थी वो उससे मजीद जहेज की डिमांड कर रहा था। यानी कि हमारे यहाँ अमूमन समाजियात के माहिरीन ये कहते रहते हैं कि हमारे माशरे में अक्सर औकात तलकात को बांधने के लिए या फिर शादियों ब्याहों और बिलखुसूस इस तर्ज के रस्म रवाज में कुछ ऐसी रवायात कायम कर ली जाती हैं जिनकी वजह से एक कॉमन इंसान को भी शदीद माशी बुरान से गुजरना पड़ता है। साउथ एशिया के लोग ताल्लुक जोड़ने वाली कौमों में नहीं गिने जाते। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि ये अपने रस्म रिवाज पर इस कदर सख्ती से अमल पैरा होते हैं कि बहरहाल इनकी वजह से बेशुमार जिंदगियां भी गुल हो जाती हैं। अमूमन इनकी वजह से लोग तंग आकर अपनी जानें भी दे देते हैं। अगर नफ्सियात के पहलू से देखने की कोशिश की जाए तो आयशा का कहना ही बुनियादी तौर पर यह था कि मेरी वजह से दो खानदानों के दरमियान शदीद चपकलिश पाई जा रही है। मेरी वजह से मेरा खानदान इंतहाई मुसीबत से गुजर रहा है। इससे मुराद ये होता है कि आप अपने आप को ही मोरद इल्जाम ठहराना शुरू कर देते हैं कि आपकी वजह से माशरे में किसी तरह का कोई कॉन्फ्लिक्ट पाया जा रहा है। ये एक हौलनाक बात है कि हमारे माशरे में अक्सर औकात इंतहाई अच्छी ज़हनियत के लोग किसी तरह की सिचुएशन में अपने आप को ही मोरद इल्जाम ठहराना शुरू कर देते हैं। ये नफसियाती तौर पर बहुत ही शानदार लोग होते हैं और ये किसी तरह का कोई कॉन्फ्लिक्ट बर्दाश्त नहीं करते। मोमन इनके लिए इंतहाई सख्त और शदीद एनवायरनमेंट में रहना इंतहाई दुश्वार गुजार होता है। ये बात तय है कि आयशा और आरफ नामी लड़के के दरमियान होने वाली कॉन्फ्लिक्ट की वजह से एक बेगुनाह जान चली गई है, मगर इस बेगुनाह जान में एक चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट थी वो ये है कि हमारे माशरे में किसी भी सिचुएशन को बराह रास्त एक नुक्ते के तहत हल करना चाहिए। यानी कि आप अपनी वक्ती फीलिंग्स को अपनी सारी जिंदगी पर हावी ना करें। इससे मुराद ये होता है कि आप एक सिचुएशन में अभी मौजूद हैं तो कल हालात बदल सकते हैं।
आप सिचुएशन को वक्त दें, आप इंतजार करें और फिर आप यूं देखेंगे कि सिचुएशन बदल जाएगी, हालात बदल जाएंगे, या फिर आप इस काबिल हो जाएंगे कि आपको सख्त नौयत का फैसला करने में भी किसी किस्म की कोई हिचकिचाहट नहीं होगी। अमूमन हमें उस्ताद इकराम ये कहा करते थे कि जब भी आप किसी मुश्किल सिचुएशन का शिकार हो जाएं तो उस सिचुएशन में रहने के बजाय आप उस सिचुएशन से कुछ अरसा के लिए अलग हो जाएं। यानी कि अगर आप किसी तरह की कोई परेशानी फील कर रहे हैं तो उस परेशानी को हल करने की कोशिश की जाए, उसके लिए इंतहाई मुस्बत और पुरअमन पहलू ढूंढने की कोशिश की जाए। अगर आपको वक्ती तौर पर किसी तरह का कोई अमन पसंदाना इकदाम करने के लिए मौका दस्तयाब नहीं तो फिर आप उस सिचुएशन को चलने दें, आप उस सिचुएशन से अलग हो जाएं और एक वक्त के बाद वो बराह रास्त आपके लिए कोई हल लेकर सामने आ जाएगी। इससे मुराद ये होता है कि आप अपने आप को किसी मुसीबत में ना डालें, क्योंकि अगर वक्ती तौर पर आप अपने आप को किसी बड़ी मुसीबत में डाल भी लेंगे तो उसके बाद ये सिचुएशन हल होने वाली नहीं है। अब ये होगा कि उस खातून की खुदकुशी के बाद दो खानदानों के दरमियान इंतहाई मौसर कानूनी जंग शुरू होगी। ये जरूरी होता है कि जब आप किसी शख्स को या किसी फर्द को इक़दाम कत्ल के लिए उकसाएं या फिर उसको ये बावर करवाने की कोशिश करें कि वो मर जाए या फिर मार दिया जाए तो फिर उसकी जिंदगी में सुकून आ जाएगा, ये भी एक तर्ज का कत्ल होता है। या फिर आप अपने साथ जुड़े किसी रिश्ते को उकसाने की कोशिश करें कि आपसे मेरी जान छड़ाना सिर्फ और सिर्फ आपकी मौत की वजह से ही मुमकिन है, तो फिर उस शख्स को इक़दाम कत्ल की तरफ राग़िब करने का जिम्मेदार भी आपको समझा जाता है। अगर इस तनाजुर को इस तरह देखने की भी कोशिश की जाए कि जहेज के मामले को लेकर किसी खातून के घर वालों को ब्लैकमेल करना या फिर अपने ही रिश्तेदारों को ब्लैकमेल करना, इससे बड़ा समाजी बेहिसी का सबूत कहीं और नहीं मिलता। समाजियात के माहिरीन अक्सर औकात ये कहते हैं कि माशरा उसी वक्त पर अमन रह सकता है जब इस माशरे में रहने वाले दोनों हाथ एक दूसरे के साथ मिलकर चलने की कोशिश करें, यानी कि वो उन रवायात और उन समाजी गलतियों को खात्मा जरूर करें जिनकी वजह से इंसान ज़हनी इंतशार का शिकार होता है। ये एक माशरती बेहिसी है कि हम इंसानों को इस तरफ राग़िब करते हैं कि वो अपने आप को मुश्किल में डालकर ताल्लुक बचाने की कोशिश करें। ताल्लुक या फिर रिलेशनशिप को बचाने के लिए आसान तरीका कार को वज़ा करना बर्र-ए-सग़ीर और बिलखुसूस पाकिस्तान और भारत का सबसे बड़ा अलमिया है। यहाँ पर ताल्लुक या फिर रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए कोई वाज़ेह और आसान तरीकाकार मौजूद नहीं है। हम अक्सर औकात ये देखते हैं कि हमारी समाजियात में कोई भी चीज किसी तर्ज के कोई रियल मीनिंग्स नहीं रखती, यानी कि वो समाजी रवायात जिनकी वजह से बड़े बड़े मसाइल फैलते हैं, अगर उन समाजी रवायात को खोलने की कोशिश की जाए तो उनके पीछे किसी तर्ज की कोई हकीकत नहीं होती, या तो दिखावा होता है या फिर लोगों की जाती अनाद और बुग़्ज़ होता है। भारत और पाकिस्तान का मसला यह है कि यहाँ पर मौजूद समाजी रवायात की पहली हकीकत यह है कि इन समाजी रवायात का कोई मतलब नहीं है, और इसके साथ साथ दूसरी बड़ी हकीकत यह है कि इन समाजी रवायात को इस्तेमाल करते हुए ये लोग अपने ही ज़हनों में इंतशार और हिजान पैदा करते हैं। जरूरत इस अमर की थी कि हम वेस्ट और बिलखुसूस अरब कंट्रीज से इतना तो सीख लेते कि दो अफराद के दरमियान रिश्ते को मजबूत और महफूज बनाने के लिए हम किस तरह की समाजी कुर्बानियां दे सकते हैं। पहली समाजी कुर्बानी ही यह थी कि हम जहेज और इस तरह की लानतों का मुकम्मल और फौरी खात्मा करते। दूसरी कुर्बानी यह थी कि दो अफराद के दरमियान तल्लुक को मजीद और मजबूत बनाने के लिए उनके दरमियान हायल होने वाले मसाइल को बाकायदा तौर पर अदालतों के जरिए हल करने की कोशिश करते। हम ना ही अपनी जाती रवायात को अपने बच्चों के ज़हन पर इम्पोज करते और ना ही अपनी रवायात के जरिए उनको बांधने की कोशिश करते, क्योंकि आज के माशरे में ताल्लुक या कमिटमेंट का मतलब यही होता है कि दोनों तरफ से लॉयल्टी हो। हमें चाहिए यह था कि वक्त के साथ और वक्त के दहारे को समझते हुए फौरी तौर पर उन रस्मात और उन रिवाजों का खात्मा करें जिनकी वजह से इंसान कमजोर हो रहे हैं, यानी कि वो माशी मसाइल की वजह से अपना ना ही तल्लुक मजबूत और महफूज बना रहे हैं और ना ही इसकी वजह से बराह रास्त दो इंसानों के दरमियान कमिटमेंट यानी रिलेशनशिप के अंदर लॉयल्टी का कोई असूल बाकी रहता है।
یہ ایک افسوسناک امر ہے کہ ہم انسان ہونے کے باوجود بھی انسانیت کے معیار سے گرتے جا رہے ہیں۔ بہرحال عائشہ نامی لڑکی کا یہ واقعہ ہمیں اس بات کی طرف توجہ دلاتا ہے کہ اگر ایسے افسوسناک واقعات کو روکنا ہے تو پھر فی الفور ہمیں ضروری اقدامات کرنے چاہیے، یعنی معاشرتی روایات کو تبدیل کرنا پڑے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کو یہ باور کروانا پڑے گا کہ کوئی بھی چیز انسان کے جذبات سے زیادہ اہمیت نہیں رکھتی۔ بصورت دیگر انسان موت کی وادی میں جاتے رہتے ہیں، اور اگر کوئی آپ کے دیے گئے دکھ کی وجہ سے موت کی وادی کی طرف جاتا ہے تو یہ سب سے بھیانک معاشرتی گناہ ہے۔